ग्लोबल पावर यानी वैश्विक शक्ति, ये एक ऐसा खेल है ना जिसके नियम हमेशा बदलते रहते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि प्रभाव की इस दौड़ में जो हमारी दुनिया को आकार देती है, आज कौन कहाँ खड़ा है। और यहीं से एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठता है कि आखिर दुनिया चला कौन रहा है। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है, पर यकीन मानिए आज के दौर में इसका जवाब पहले से कई ज्यादा उलझा हुआ है। तो इस खेल को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये वैश्विक शक्ति है क्या चीज। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है किसी देश की वो काबिलियत जिससे वो दूसरे देशों के फैसलों पर असर डाल सके। पर सवाल ये है कि ये काबिलियत, ये असर आता कहाँ से है। इसके लिए कुछ खास टूल्स यानी उपकरण होते हैं। इनमें से पहला है हार्ड पावर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये जबरदस्ती की शक्ति है। मतलब अपनी मिलिट्री या आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके दूसरे देशों को अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना। सोचिए, किसी देश पर हमला करना या उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, ये सब हार्ड पावर के ही उदाहरण हैं। ये सीधी सीधी ताकत की नुमाइश है। अब हार्ड पावर के ठीक उलट है सॉफ्ट पावर। यहाँ जोर जबरदस्ती नहीं बल्कि आकर्षण की बात होती है। ये किसी देश की वो क्षमता है जब वो अपनी संस्कृति, अपने आइडियाज, अपनी नीतियों से दूसरों को इतना प्रभावित कर दे कि वो देश खुद ब खुद उसका अनुसरण करना चाहे। कोई जबरदस्ती नहीं, सिर्फ प्रेरणा। तो एक तरफ है जबरदस्ती यानी हार्ड पावर और दूसरी तरफ है आकर्षण यानी सॉफ्ट पावर। लेकिन देखिए, आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में ना सबसे कारगर रणनीति इन दोनों का एक मिक्स जो है, इसी को कहते हैं स्मार्ट पावर। मतलब ये जानना कि कब मिलिट्री ताकत दिखानी है और कब अपनी संस्कृति से दिल जीतना है, सही समय पर सही टूल का इस्तेमाल। ठीक है, तो ये तो हो गए पावर के तरीके। पर अब सवाल ये है कि आखिर देश इस पावर के पीछे इतना भागते क्यों हैं, इतनी होड़ क्यों है, वजह क्या है। इसका जवाब हर देश के अस्तित्व और उसकी एम्बिशंस की जड़ों में छिपा है। देखिए, हर देश की कुछ बुनियादी जरूरतें और इच्छाएं होती हैं। सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा, अपने बॉर्डर्स को महफूज रखना। फिर आती है आर्थिक तरक्की, बाजारों तक पहुंच, बेहतर टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हर देश चाहता है कि उसके विचार, उसके वैल्यूज दुनिया में फैलें और उसे सम्मान मिले, वर्ल्ड स्टेज पर उसकी एक पहचान हो। बस इन्हीं सब वजहों से पावर की ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। और एक बात और, ये जो पावर का डायनामिक है ना, ये कभी एक जैसा नहीं रहा, हमेशा बदलता रहा है। खासकर पिछली एक सदी को देखें तो अरे वर्ल्ड स्टेज पर जबरदस्त उथल पुथल हुई है। चलिए इस सफर को थोड़ा करीब से देखते हैं। पहले था कोल्ड वॉर का दौर। दुनिया दो हिस्सों में बंटी थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। फिर 1991 में सोवियत यूनियन बिखर गया और एक ऐसा दौर आया जिसे यूनिपोलर मोमेंट कहते हैं, जब दुनिया में सिर्फ एक ही सुपर पावर थी, अमेरिका। लेकिन वो दौर भी गुजर गया और आज हम एक मल्टीपोलर दुनिया में जी रहे हैं, जहां पावर किसी एक के पास नहीं बल्कि कई सेंटर्स में बटी हुई है। तो अब सवाल उठता है कि इस नई मल्टीपोलर दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं कौन है वो नए दावेदार। क्योंकि इतना तो तय है कि पावर का बैलेंस अब पूरी तरह से बदल चुका है। लुई इंस्टीट्यूट के ये आंकड़े देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। ये जो पावर इंडेक्स स्कोर आप देख रहे हैं, ये सिर्फ मिलिट्री या इकोनॉमी नहीं देखता। ये देश की आर्थिक क्षमता, सैनिक ताकत, कूटनीति, कल्चरल अपील, सब कुछ मिलाकर बनाया जाता है। अब देखिए, अमेरिका और चीन आज भी टॉप पर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत जैसी ताकतें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं और इस फासले को कम कर रही हैं। हाँ, आर्थिक शक्ति का समीकरण तो बदल रहा है, लेकिन जब बात आती है मिलिट्री पावर की, तो यहाँ तस्वीर थोड़ी अलग है। अमेरिका आज भी दुनिया में सबसे आगे है, बहुत आगे। उसका सैन्य खर्च दुनिया के कुल खर्च का लगभग 40% है और ये उसकी हार्ड पावर का सबसे बड़ा आधार है। और इन सब के बीच है भारत की स्थिति बहुत ही यूनिक है। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दूसरी तरफ इसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात, इसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब ये किसी एक पावर ब्लॉक के साथ बंधा हुआ नहीं है, ये अपने फैसले अपने हितों के हिसाब से लेता है। और यही बात भारत को इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर एक बहुत ही खास और अहम खिलाड़ी बनाती है। अब देखिए, जब दुनिया में एक नहीं बल्कि कई ताकतें होती हैं, तो इसके अपने फायदे भी हैं और नुकसान भी। ये एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। तो चलिए जरा इन जोखिमों और अवसरों दोनों पर नजर डालते हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट केनेथ वॉल्स की एक बहुत मशहूर बात है कि असंतुलित शक्ति हमेशा एक खतरा होती है, चाहे वो किसी के भी हाथ में हो। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब पावर का बैलेंस बिगड़ता है, जब नई ताकतें पुरानी ताकतों को चैलेंज करती हैं, तो टकराव और अस्थिरता का खतरा बढ़ जाता है। और ये खतरा कई रूपों में सामने आता है, जैसे UN और WTO जैसे ग्लोबल इदारे कमजोर पड़ सकते हैं, देशों के बीच टेंशन बढ़ सकती है, लड़ाई का खतरा भी, ग्लोबल ट्रेड में रुकावटें आ सकती हैं। और सबसे चिंता की बात यह है कि क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं पर सब मिलकर काम करने की बजाय अपने अपने फायदे देखने लगे। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है।
लेकिन जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है, एक अच्छी खबर भी है। जब दुनिया में कई पावर सेंटर्स होते हैं तो इसका मतलब है कि ग्लोबल फैसलों में ज्यादा देशों की आवाज सुनी जाएगी। ये एक ज्यादा बैलेंस्ड और इंक्लूसिव दुनिया बनाने का मौका हो सकता है, एक ऐसी दुनिया जहां बड़ी चुनौतियों का सामना करने की जिम्मेदारी सब मिलकर उठाएं। तो हम आ पहुंचे हैं सबसे बड़े सवाल पर, भविष्य की दुनिया कैसी होगी? क्या ये सिर्फ कंपटीशन और टकराव की कहानी होगी या फिर सहयोग और साथ मिलकर आगे बढ़ने का कोई रास्ता भी है? यहाँ पर भारत का एक प्राचीन दर्शन एक बहुत ही खूबसूरत रास्ता दिखाता है, वसुदैव कुटुंबकम। इसका मतलब है पूरी दुनिया एक परिवार है। ये एक सोच है, एक विजन है जो हमें याद दिलाता है कि देशों के बीच मतभेदों से कहीं बढ़कर हमारी एक साझा इंसानियत है। और आखिर में बात इसी चुनाव पर आकर टिक जाती है, आने वाला कल कैसा होगा? क्या ये सिर्फ पावर के लिए एक अंतहीन छीना झपटी होगी या फिर हम सब मिलकर एक कॉमन ग्राउंड, एक साझा रास्ता तलाशेंगे? ये हमें ही तय करना है। क्या हम सिर्फ अपने छोटे छोटे फायदों के लिए लड़ते रहेंगे या ये समझेंगे कि असली ताकत तो एक दूसरे का साथ देने में है? 21वीं सदी का भविष्य शायद इसी एक सवाल के जवाब में छिपा है।